नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, चमोली हादसे में अब तक 29 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इसमें अभी भी 170 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से चल रहा है। युद्ध स्तर पर लगातार तपोवन टनल से मलबा निकालने का भी काम जारी है, क्योंकि काफी संख्या है लापता लोगों की, इसलिए युद्ध स्तर पर लगातार राहत और बचाव का काम इस समय जारी है। तो 29 लोगों के शव हालांकि बरामद हो चुके हैं, लेकिन सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी का रेस्क्यू लगातार जारी है। मलबा हटाया जा रहा है। टनल के अंदर अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और इसलिए लापता लोगों की तलाश के लिए जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या आईटीबीपी की जो टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं और मलबा निकालने का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि अचानक से हिमस्खलन और उसके बाद जिस तरीके से ग्लेशियर पिघलने के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें मलबे की वजह से रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। लगातार ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर आप देखें किस तरीके से लगातार यहां पर रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है। चूंकि टनल के अंदर काफी दिक्कतें हैं, मलबा है टनल के अंदर, और इस वजह से दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हो रही है, लेकिन शवों को निकालने का भी काम वहां से लगातार चल रहा है। कई लोगों को रेस्क्यू इसमें किया गया, उनकी जान को भी बचाया गया है और कुछ लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा राहत और बचाव काम में लगी हुई जो टीम है वो भी वहां पर मौजूद है। केंद्र की तरफ से भी लगातार जो सहयोग है वो प्रदेश को दिया जा रहा है। और आज भी लोकसभा के अंदर आपने देखा, गृह मंत्री की भी तरफ से जो रिपोर्ट है इस त्रासदी को लेकर के वो रखी गई और राहत और बचाव काम के लिए किस तरीके से और क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो जानकारी भी आज लोकसभा के अंदर खुद गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चाहे जेसीबी मशीन हो या बड़ी बड़ी मशीनें, इन सभी से टनल के अंदर से मलबा निकालने के जो काम है वो लगातार चल रहा है। और यही सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय है, क्योंकि टनल के अंदर जो रास्ता है वो जब तक नहीं बनेगा, अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं ये अभी भी अनुमान के तौर पर ही बताया जा रहा है, क्योंकि जब ये रेस्क्यू कंप्लीट होगा उसके बाद में जो एग्जैक्ट फिगर है वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल 29 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। लापता बाकी जो लोग हैं उनकी तलाश जारी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां के श्रमिक यहां पर या जहां वहां से काम करने वाले लोग जो कि या तो इस पावर प्लांट में काम कर रहे थे या इस इलाके के आसपास मौजूद थे, उन सबके लापता होने की जो खबरें हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। प्रदेश सरकारों के भी साथ लगातार कोऑर्डिनेशन उत्तराखंड सरकार कर रही है और जो प्रशासन मौके पर मौजूद है वो भी लगातार इन सभी बातों को सुनिश्चित कर रहा है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए, ताकि जो स्थिति है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन त्रासदी निसंदेह भयंकर है, बड़ी है, लेकिन अब प्रशासन लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है और राहत और बचाव का काम किस प्रकार से चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है। यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण को बदल दिया है। यह बड़ी जानकारी है। आरक्षण नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी जानकारी है, लिस्ट आने से पहले सरकार ने संशोधन किया है। तो 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी, लेकिन संशोधन उससे पहले हो गया और इसमें बदलाव किया गया है। यह बड़ी जानकारी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण में बदलाव किया है, पंचायत आरक्षण को बदला है और इसमें आरक्षण नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और लिस्ट आने के पहले ही सरकार की तरफ से यह संशोधन कर दिया गया है। तो 17 मार्च से पहले यह आरक्षण की लिस्ट आनी थी, लेकिन संशोधन किया गया है और लिस्ट आने से पहले ही सरकार की तरफ से संशोधन किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से, यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण को बदल दिया है। बड़ी खबर, आरक्षण नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और बदलाव इसमें कर दिया गया है। लिस्ट आने के पहले ही सरकार ने यह संशोधन किया है। 17 मार्च को पहली लिस्ट आरक्षण की आनी थी, लेकिन उससे पहले ही यूपी सरकार की तरफ से यह संशोधन कर दिया गया। तो पंचायत आरक्षण में यह बदलाव किया गया है। बड़ी जानकारी।
और एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही है, जहां पर योगी कैबिनेट की पहली ई बैठक हुई है। ये बड़ी और अहम खबर है। योगी सरकार की पहली ई कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। उस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, कई अहम प्रस्ताव इसमें पास किए गए हैं। इसमें धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गोरखपुर में एनेक्सी भवन सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव ई कैबिनेट की बैठक के अंदर पारित किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी है, योगी सरकार की पहली ई कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विजय, ई कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है, कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पर ई कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए से आज कई सारे प्रस्ताव जो हैं उस पर मुहर लगी है। और मुख्य रूप से सब पंचायत चुनाव को ही लेकर के विशेष रूप से सबकी नजरें थी। हालांकि इसके अलावा कौशाम्बी निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है। गोरखपुर एनेक्सी भवन के रेनोवेशन और सौंदर्यीकरण को भी लेकर के प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए प्रस्ताव पर भी यहाँ मुहर लगी है। और नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना संचालन के क्रियान्वयन को भी यहाँ मंजूरी मिली है। यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। और यूपी लोक सेवा निजी संपत्ति निवारण विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर पंचायत चुनाव को भी लेकर के सबको उसकी नजर थी, क्योंकि यहाँ पर इस बार की सभी आरक्षण लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। 17 मार्च को यहाँ पर आरक्षण लिस्ट लगी है और क्लॉक वाइज ये जो आरक्षण रहता है प्रतिवर्ष जो है वो हर जगह बदलता है। हालांकि आबादी के अनुसार जो है आरक्षण की प्रावधान है, लेकिन पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के विशेष क्लॉक वाइज नियमावली थी, जिसको पिछली बार जब सरकार आई थी तो उसको एक बार शुरू से पुनः लागू किए थे। और एक बार फिर से यहाँ पर जो आरक्षण नियमावली है उसमें कुछ बदलाव सरकार की तरफ से किए गए। जो क्लॉक वाइज सिस्टम था उसे शायद करके दोबारा यहाँ पर आगे सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है शायद उसे शुरू से लगाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि विस्तृत रूप से सरकार की तरफ से इस पर प्रश्न नोट अभी जारी होना है। उसके बाद ही जो मुख्य जो प्रस्ताव जो आरक्षण को लेकर के मंजूर हुआ है वो सामने आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर पंचायत आरक्षण का जो प्रस्ताव है उस पर भी सरकार की तरफ से मुहर लगाई गई है। पंचायती राज मंत्री भूपेश चौधरी ने यह प्रस्ताव रखा है। जाहिर सी बात है कि इस बदलाव के बाद से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पंचायत सीटें जो है वो प्रभावित हुई। बहुत शुक्रिया विजय, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब ने बड़ा नुकसान किया है और इस प्राकृतिक आपदा से जान और माल दोनों को ही गहरा आघात पहुंचाया है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस घटना के बाद पूरी सक्रियता के साथ राहत और बचाव के काम में लगी हैं। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया है। अमित शाह ने यह बताया है कि बाढ़ से 13.2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बह गई है। इस अचानक आई बाढ़ में तपोवन में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचा है। 7 फरवरी को हुई ग्लेशियर टूटने की इस घटना पर आगे अमित शाह ने यह भी बताया कि 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था और इसी के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थिति की 24 घंटे उत्तम स्तर पर निगरानी हो रही है। प्रधानमंत्री स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रख रहे हैं। गृह मंत्रालय दोनों कंट्रोल रूम के द्वारा नजर रख रहा है। राज्य को हर संभव सहायता दी जा रही है और मैं सदन और केंद्र सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव के सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ और समन्वय के साथ किए जा रहे हैं। बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम हिमस्खलन की निगरानी करती है, घटनास्थल पर वो भी पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्य के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष SDRMF से लगभग 1041 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उधर चमोली में हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मौके पर लोगों से बातचीत हमारे संवाददाता ने की है। आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय रैणी गांव में पहुंचे हैं और यहीं से जो ग्लेशियर टूटा था और उस ग्लेशियर टूटने के बाद जो पूरी जो 2 जल विद्युत परियोजनाएं यहां पे तबाह हुई थी, आज उसके हालात जानने आए हैं और यहां पे स्थानीय निवासी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये भयावह आपदा का मंजर रहा है कल का। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह राणा। मैं इस पेंगांव जो वहाँ से गुजर कर आया, ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहा, उसके होते हुए ये यहाँ पे गांव हमारा पैंग और ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, वो बिल्कुल देखते ही देखते मतलब 2 मिनट में पूरा साफ हो गया। उन्होंने ऊपर से सीटी भी मारी कि भाग जाओ, मगर उनको भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। जो गाड़ी थी, गाड़ी हवा ऐसा लगा कि मतलब वो एक कागज के पुतला उड़ रखे के। तो यहाँ पे आपने ये जो नीति बॉर्डर मार का BRO का जो RCC का पुल था, वो भी एक ताज के पत्तों की तरह देखते ही देखते आगे उसने मलबा ने ले लिया, नदी में समा गया वो। अच्छा, जो इधर गांव है, इस गांव की तरफ कितने लोग यहाँ पे इस वैली में रहते हैं? कितने लोगों का संपर्क कट गया है? कितने परिवारों का संपर्क कट गया और परिवारों को नुकसान कितना हुआ है? सर, परिवारों को तो यहाँ पे रहने में जो कंपनी में थे और जो गाय चुगाने या बकरी चुगाने गए थे या लकड़ी लेने गए थे, लगभग 8 बताया जा रहा है कि उनका अभी कोई आता पता क्या मतलब बह गए वो, निश्चित है कि बह गए वो, मगर अभी भी मतलब सही आंकड़ा नहीं आया है। कितने गांव इस पुल के ध्वस्त होने से कट गए हैं अब? सर, ये जो नीति वैली है, यहाँ पे जो नीति जूमा से ऊपर जो गांव है 6 महीने ग्रीष्मकालीन के लिए नीचे रहते हुए देवली वगैरह वो चमोली के नीचे, और जो यहाँ पे मेन रूप से जो यहाँ पे प्रभावित हुए पैंग, मुरंडा, लाता और सूकी, बलगांव और सुरई टोटा, तोलमा और फागती और लौंग, ये परिवार बहुत प्रभावित हुए हैं। इनका मतलब खाना पीने का सामान जो इस रोड से जाता था वो कट चुका है और उनकी बहुत परेशानी सुनी जा रही है। इस बाढ़ में कोई मकाने भी आई हैं जद में बाढ़ की? इस बाढ़ में एक मकान ये सामने है, वो मतलब पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। उसके अंदर एक माँ और बेटी थे, जो लोकल लोगों ने उनको निकालकर मेडिकल उपचार किया हमने कमरे में, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन का कोई भी मतलब उनके लिए अपने तरफ से कोई मेडिकल नहीं दिया गया। और जो गांव वाले उन्होंने उनको निकाला, फिर हमने घर में रख के उनको मेडिसिन दिया। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी और जिस तरीके के मंजर उन्होंने कल अपने आंखों देखा वो उन्होंने बयां किया। और कहीं ना कहीं अब 15 से 20 गांव जो ये पुल यहाँ पे ध्वस्त हुआ है उसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। अगर जल्द इस पुल का निर्माण नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में उस क्षेत्र में जो रसद की सामग्री, तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको पहुँचाने में वाकई में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुलदीप राणा, रैणी गाँव, इंडिया न्यूज़। तो वहीं चमोली में हुए हादसे को लेकर के पूर्व सीएम हरीश रावत से भी खास बातचीत हमारे संवाददाता ने की है। जुड़ रहे हैं अब हरीश रावत जी, जो पूर्व उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर हैं। सर, जो पूरा ट्रेजेडी यहाँ पे हुआ है, इसके बारे में कुछ आप कहेंगे सर? ये ट्रेजेडी बहुत दुखद है और अत्यधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। भगवान, जो लोग फंसे हैं टनल में, रेस्क्यू ऑपरेटर्स उनको बचाने का काम कर रहे हैं, उनको बचाया जा सके, इसकी प्रार्थना है। जो हमने भारत निर्माता, उत्तराखंड निर्माता इस जल सैलाब में खोए हैं, वो
उनके परिवारों तक मैं अपनी संवेदनाएं पहुंचाना चाहता हूं। केंद्र सरकार और उदारतापूर्वक मदद करे, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हिमालय क्षेत्र के अंदर क्लाइमेट चेंज एक वास्तविकता, एक खतरनाक वास्तविकता है, और इसलिए यहाँ जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में हिमालयन मिशन लॉन्च हुआ था, उसको फिर से शक्ति दी जाए और उसको लॉन्च किया जाए, और साइंस टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया जाए, ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि कोई ग्लेशियर टूट रहा हो और हमें तब खबर लगे जब वो तबाही मचा दे। सर, ये जो पूरा यहाँ पे ट्रेजेडी हुआ है, क्या ये आप किसी ह्यूमन एरर को ब्लेम करेंगे कि डैम, सर जो डैम में मैं इस विषय में, देखिए, ये समय इन सब चीज़ों पर टिप्पणी करने का नहीं है। हम ये चाहेंगे कि सब मिल करके जितना बेहतर इस समय कर सकते हैं करें, और जो लोग भी, जिसमें हमारी लीडरशिप भी है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी बेहतर मदद की जा सके। वो थे हरीश रावत, पूर्व उत्तराखंड सीएम, जो हमसे बात कर रहे थे लाइव एंड एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ पर। उनका कहना यही कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी बात होती है वो होनी चाहिए, ताकि इस तरीके का कोई नेचुरल डिजास्टर बार बार रिपीटेडली उत्तराखंड जैसे स्टेट्स को अफेक्ट ना करते रहे। कैमरा पर्सन अंकित रिठानी के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं चमोली में सीएम की तरफ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया है। ग्लेशियर टूटने वाले इलाके में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद पहुंचे हैं। यहां राशन का कोई अभाव नहीं है, मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार काम कर रही है। रैणी गांव में 2 लोगों के घर भी इस आपदा में ध्वस्त हुए हैं, और सीएम की तरफ से डीएम को कहा है कि लोगों के घर को बनवाया जाए जिनके घर क्षतिग्रस्त इस आपदा में हुए हैं। तो लगातार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री खुद एक बार फिर से पहुंचे थे घटनास्थल पर, जहां पर उनके द्वारा जायजा लिया गया है। ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां पर आसपास भी जो इलाके के लोग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, खासतौर से खाने पीने या राशन की कोई समस्या ना हो। जो 2 घर बहने की भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के भी जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उनके घरों को बनवाया जाए। तो कुल मिलाकर के लगातार युद्ध स्तर पर जो राहत और बचाव का काम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशासन की जो टीम है वो मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू में लगी हुई है, और अभी सबसे पहला फोकस ये है कि जो टनल है तपोवन की, उसको किसी तरीके से पूरी तरह से मलबे से मुक्त किया जाए, खोला जा सके, और अंदर तक ये सुनिश्चित किया जाए कि अभी कितने लोग और हैं जो कि उसके अंदर हो सकते हैं या फंसे हो सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है, और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। मौके पर सीएम ने हालात का जायजा लिया, स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की है, मेडिकल सर्विस का भी जायजा लिया गया है। ये आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह से यहां पर दौरा किया, मुलाकात की, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। मौके पर सीएम पहुंचे हैं, हालात का जायजा सीएम के द्वारा लिया गया है, स्थानीय लोगों के साथ भी मुलाकात की गई है। महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इस समय यही है कि मेडिकल सर्विस वहां पर किसी भी तरह से उसकी कोई कमी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत मेडिकल सर्विस को लेकर के ना हो, इसलिए वहां पर तत्काल जो मेडिकल सहायताएं पहुंचाई जा रही हैं उसका जायजा भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। तो लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, और चूंकि घटनास्थल पर पहुंच करके वहां पर जाकर के देखना वस्तुस्थिति क्या है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि उत्तराखंड सरकार संवेदनशील है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में हैं वहां के अधिकारियों के भी साथ में, आपदा प्रबंधन में लगी हुई तमाम टीमों के साथ में, उनका नेतृत्व कर रहे अधिकारियों के साथ में, और स्थानीय लोगों को क्या दिक्कतें हुई इस त्रासदी के बाद, वो किस तरीके से इससे परेशान हो रहे हैं, इन सभी पर नजर मुख्यमंत्री की बनी हुई है। और चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर रेस्क्यू के दौरान 4 शव और मिले हैं, जिसमें ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट में रेस्क्यू के दौरान इन शवों को बरामद किया गया है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो ये जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितना और समय इस रेस्क्यू में लगेगा, चूंकि वहां पर लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन शव के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है
शवों की बरामदगी भी हो रही है। तो कुल मिलाकर के 2 और शव यहां से इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से मिल रही है, बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू के दौरान 4 शव यहां से मिले हैं रेस्क्यू के दौरान, और हाइड्रो प्रोजेक्ट में रेस्क्यू के दौरान इन शवों को बरामद किया गया है। तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 29 लोगों के शव अब तक कुल निकाले जा चुके हैं। और चमोली से ही खबर है जहां पे लापता व्यक्तियों की राज्यवार सूचना जारी की जाएगी और इनकी सूचना राज्यवार मिलेगी। खोज और बचाव अभियान लगातार चूंकि चल रहा है, टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, 29 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और राज्यवार इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन के द्वारा बाकायदा दी जा रही है, ताकि जो लोग या जिनके अपने यहां पर फंसे थे या जो लापता हैं उनको सही और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसके लिए लगातार जो कंट्रोल रूम है वो तमाम राज्यों के साथ संपर्क में है और मॉनिटरिंग इसकी लगातार स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है और इसका जो डाटा है वो भी अपडेट किया जा रहा है कि जो शख्स बरामद हो रहे हैं या जिनके शव बरामद हुए हैं राज्यवार उनकी स्थिति क्या है। उधर चमोली आपदा में पुलिसकर्मी की भी मौत की जानकारी मिली है। इसमें मनोज चौधरी, अलकनंदा नदी में बहने की वजह से इनकी मौत हो गई है। देर रात कर्णप्रयाग में उनका शव मिला है। पुलिसकर्मी की मौत से शोक की लहर भी दौड़ गई है। तो मनोज चौधरी, इनका अलकनंदा नदी में शव बरामद किया गया है। चमोली आपदा में पुलिसकर्मी की मौत हुई है, बड़ी और अहम जानकारी है। और मनोज चौधरी अलकनंदा नदी में बह गए और इस वजह से मौत हो गई है। देर रात कर्णप्रयाग में यह शव बरामद किया गया है और पुलिसकर्मी की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर जोशीमठ से है। घायलों से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है और आईटीबीपी के हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे हैं। घायलों की स्थिति के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम के द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है। तो मुख्यमंत्री लगातार चाहे घटनास्थल हो या फिर वो लोग जो कि इस आपदा में घायल हुए उनका इलाज आईटीबीपी के जिन अस्पताल में चल रहा है वहां पर भी जाकर के मुलाकात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है और हवाई सर्वेक्षण करके भी पूरे इलाके का जो जायजा है मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। घायलों के साथ भी मुलाकात करके उनका हालचाल मुख्यमंत्री ने जाना। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास। तो वहीं देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र जीजीआईसी इंटर कॉलेज भी पहुंचे हैं, जहां पे राजपुर रोड स्थित जीजीआईसी कॉलेज को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। जीजीआईसी इंटर कॉलेज को स्मार्ट क्लासरूम की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। इसमें ओएनजीसी के द्वारा कॉलेज को बस सेवा की भी सौगात मिली है। मौके पर विधायक खजान दास समेत कई लोगों की मौजूदगी देखने को मिली है। उधर उत्तराखंड राज्य के चमोली में आई आपदा पे संत समाज भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। इसमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सजगता और तत्परता के साथ बचाव का काम शुरू किया है वो सराहनीय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस तरह के संकट कभी भी आ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा निर्माण विकास कार्य में तेजी लाने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में समीक्षा लगातार चल रही है। इसको लेकर के आज काशीपुर में मंडी समिति में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री विनय रोहिला ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों को विकास कार्यों में आ रही समस्याओं को तत्काल दूर करने को लेकर के चर्चा हुई है। इसके साथ ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई जो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में ढिलाई बरत रहे थे। और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।